हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस सीरीज का इस वीडियो में हम लोग सेट 4 कवर करने जा रहे हैं, पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ या फिर यूट्यूब पर जो भी वीडियोज आते हैं उनके पीडीएफ अगर आपको प्राप्त होंगे तो ऐप के ऊपर दिया जाता है। ये सेक्शन है जिसमें जाने के बाद आपको यूट्यूब पर आने वाले वीडियोज के पीडीएफ दिए जाते हैं। जो इस सीरीज का सेट 3 हुआ ना, इसका पीडीएफ माफ करिएगा मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि पीपीटी का फाइल जो है किसी कारण से पता नहीं कैसे करप्ट कर गया पूरा का पूरा, है ना। जो सेट 3 आपने आखिरी वीडियो देखा था इस सीरीज के अंदर, इसका पीडीएफ जो है मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। पीपीटी फाइल करप्ट हो गया, वो बहुत इस लेवल का करप्ट हुआ है कि रिकवर ही नहीं हुआ वो। ठीक है, ये जो सेट 4 है इसका मिल जाएगा। सेट 1 2 इन सारे का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। सेट 4 का आपको मिलेगा और सेट 3 का माफ करिएगा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 ओम के बराबर है? यदि V और A क्रमशः वोल्ट और एम्पियर है, कहा गया है V वोल्ट को बता रहा है, A एम्पियर को बता रहा है, तो बताइए इनमें से कौन सा वो विकल्प है जो 1 ओम के बराबर है? ओम किसका मात्रक है? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और एम्पियर यानी कि विद्युत धारा आई, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? इन तीनों में रिलेशन होता है R बराबर V बट्टे में I। R बराबर V बट्टे में I। यह प्रतिरोध है। अगर प्रतिरोध को 1 ओम होना है तो इसके लिए जरूरी है कि जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट होना चाहिए और जो विद्युत धारा है वो 1 एम्पियर होनी चाहिए। ठीक, तो 1 वोल्ट बट्टे में 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बट्टे में 1 एम्पियर 1 ओम के बराबर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट एसआई मात्रक है विभवांतर का, एम्पियर एसआई मात्रक है विद्युत धारा का और ओम एसआई मात्रक है प्रतिरोध का। निम्न में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो केवल। तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपको केवल सिंगल बॉन्ड मिलेगा। दूसरा प्रकार है हाइड्रोकार्बन का एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। और तीसरा प्रकार है एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो एल्केन पूरे एक फैमिली का नाम है, इसमें कई सारे मेंबर आते हैं। तो एल्केन मेंबर का कोई सा भी यौगिक होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा ना वो इस पर आधारित होगा। ये जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जनरल फॉर्मूला। ठीक, जितना कार्बन होगा उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा। एल्कीन का कोई मेंबर होगा तो उसका फॉर्मूला आपको इस वाले जनरल फॉर्मूला पर मिलेगा, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। और एल्काइन के केस में जितना कार्बन उसके 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन। अब देख लो, हमसे एल्कीन के बारे में पूछा है, यानी कि इसके बारे में पूछा है, तो इस वाले फॉर्मूले पर कौन है? अच्छा, हमसे फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछा गया है ना, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, तो ये ए में है। उसके बाद CnH2n+1 इसमें कोई नहीं है, तो ये आप याद रखना। ठीक, ये एल्केन का है, ये एल्कीन का है और ये एल्काइन का है। और किसमें डबल बॉन्ड होता है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। गर्भाशय है, योनि है, ये जो मादा प्रजनन अंग होते हैं उनके भाग हैं, उनके भाग है। तो मादा प्रजनन अंग के देखो कौन कौन से भाग होते हैं। एक तो ये फेलोपियन ट्यूब है, डिंब वाहिनी नलिका जिसे बोलते हैं। उसके बाद ये वेजाइना है, योनि है। उसके बाद ये सर्विक्स है और उसके बाद यूट्रस है। यूट्रस यानी कि गर्भाशय। गर्भाशय और ये जो योनि है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो पार्ट करता है उसे हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। तो ये रीजन जो है सर्विक्स है, ये यूट्रस है और ये योनि है। तो हमारा आंसर गर्भाशय ग्रीवा हो जाएगा। हिंदी में सर्विक्स को हम लोग गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। तो गर्भाशय ग्रीवा, ये गर्भाशय
और योनि को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय में महिला के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है और वो अंडाणु फिर इस फैलोपियन ट्यूब में आता है और ये जो फैलोपियन ट्यूब है, डिंबवाहिनी नलिका है, इसी में निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के बीच में संलयन होता है, जिसके बाद जो महिला है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूत्र मार्ग तो ये आपको महिला के अंदर और पुरुष के अंदर दोनों में दिखते हैं। शुक्रवाहिका जो है ये आपको केवल मेल के अंदर दिखेगा, यानी कि पुरुष के अंदर दिखेगा। ठीक, मूत्र मार्ग तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 3 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से गति कर रही है। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और आरंभिक वेग को हम लोग u से डिनोट करते हैं। 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। इसका अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तब इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? देखो, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अगर गति में परिवर्तन हो जाए तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले वस्तु इस वाली स्पीड से चल रही थी, तब इसके पास गतिज ऊर्जा कुछ रही होगी, फिर इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर स्पीड बढ़ गई तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि गति के कारण ही गतिज ऊर्जा होती है। गति बढ़े तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो बाद में गतिज ऊर्जा जो है इसके हिसाब से हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तो चेंज हो जाएगी। कितना चेंज हुआ, यही आपसे पूछा गया है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अगर आपको निकालना हो तो आप लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये फॉर्मूला ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का ये सूत्र आप लगाएंगे, कुछ नहीं किया मैंने, जो अंतिम गतिज ऊर्जा है उसमें से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटा दिया है, तो हाफ m दोनों में आएगा, तो हाफ m कॉमन हो जाएगा। उसके बाद v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये हाफ हो जाएगा। m का मान आपको सवाल में दिया गया है 10 किलोग्राम, v का मान 5, v ये है, ये अंतिम जो वेग है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको उड़ाएंगे 5 बार में, 25 में से 9 जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 80 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट आप याद करके रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का एक उदाहरण है? इमल्शन अपने आप में एक प्रकार है कोलाइड का, और कोलाइड अपने आप में प्रकार है एक मिश्रण का, है ना। विलयन, निलंबन और कोलाइड 3 प्रकार के मिश्रण होते हैं ना। तो ये इमल्शन जो है कोलाइड का एग्जाम्पल है, कोलाइड का प्रकार है। तो इमल्शन का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है आपका फेस क्रीम, है ना। फेस क्रीम जो है इमल्शन का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, और दूध भी इमल्शन का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। देखो, ये कोलाइड का प्रकार है। इस पूरे में कोलाइड के अलग अलग प्रकार आपको दिए गए हैं, कोलाइड के अलग अलग प्रकार आपको दिए गए हैं। ये जो इमल्शन अपने आप में कोलाइड है, इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव होता है और परिक्षेपण माध्यमी द्रव होता है, यानी द्रव द्रव का कोलाइड है। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के दोनों द्रव है। तो इमल्शन के ये दोनों एग्जाम्पल हैं, दूध और फेस क्रीम। दूध के बारे में भी बहुत एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि किस प्रकार का कोलाइड है। तो आपको ना ये सारे कोलाइड के प्रकार याद रखने होंगे, कौन से प्रकार में कौन परिक्षिप्त प्रावस्था है और कौन परिक्षेपण माध्यम है, कौन डिस्पर्स्ड फेज है, कौन डिस्पर्सिंग मीडियम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम है, इनके अलग अलग प्रकार के हिसाब से जो है कोलाइड अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कोलाइड के ये अलग अलग प्रकार और इनमें आने वाले एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो हमारा आंसर फेस क्रीम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो स्पंज दिया हुआ है, तो स्पंज किस प्रकार का कोलाइड है? स्पंज किस प्रकार का कोलाइड है? तो यहाँ पर देखो ये स्पंज है, ये अपने आप में फोम एक कोलाइड का प्रकार है, ये फोम का उदाहरण है। और इस फोम में जो फोम आप देखते हैं उसमें ज्यादातर पार्ट ठोस का होता है। तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था में जो परिक्षेपण माध्यम का अमाउंट है वो ज्यादा होता है ना। फोम जो आप देखते हैं उसमें ठोस पार्ट ज्यादा होता है और उसमें गैस होती है भरी हुई, परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है। ऐसे यहां पर देखो ये फोम का उदाहरण स्पंज है। रबर की बात करते हैं तो रबर आपको यहां पर दिख जाएगा,
ये भी अपने में क्या है, फोम का उदाहरण हो जाएगा। तो फोम में परिक्षेपण माध्यम ठोस है जिसमें कि परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है। तो ये आप टेबल जो है ध्यान में रखिए, याद करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपको जो है किसी प्रकार से जो है याद करना पड़ेगा। ठीक, ये धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, कोहरा, बादल, कुहासा, इसके बारे में पूछा जाता है। ये दोनों एरोसोल ही है लेकिन अलग अलग प्रकार के एरोसोल है। ये जो कोहरा वाला एरोसोल है ना, इसमें परिक्षेपण माध्यम गैस है। चाहे आप ऐसे याद रखो, जो एरोसोल होते हैं उसमें परिक्षेपण माध्यम गैस ही होते हैं, गैस ही होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था आपको एक में द्रव मिलेगा, दूसरे में ठोस मिलेगा। गैस गैस का कोई कोलाइड नहीं होता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। डैश एंजाइम नहीं है, इन चार में से कौन एक एंजाइम नहीं है? तो यह इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन है। इंसुलिन का काम जो है हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेते हैं। ये इंसुलिन क्या करता है? जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर हमारे बॉडी में किसको बोलते हैं? ब्लड शुगर हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज को। जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर है, ग्लूकोज, इसको रेगुलेट करता है या फिर लोग कंट्रोल करता है। ये जो ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। हमारी कोशिकाएं इस ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है ऊर्जा मुक्त कराने के लिए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज है तो इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये कन्वर्जन इंसुलिन के द्वारा ही किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण काम है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का। अगर इस इंसुलिन की कमी हो जाए तो जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहेगा हमारे ब्लड में वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में रहेगा और धीरे धीरे हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और तब जाकर के समस्या उत्पन्न होगी डायबिटीज की, मधुमेह बीमारी। ठीक, तो ब्लड शुगर का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगा अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो। राइट, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो ग्लाइकोजन है ना, इसे हम लोग एनिमल स्टार्च बोलते हैं, जंतु स्टार्च बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, एनिमल स्टार्च बोलते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। ये जो पेप्सिन है प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है हमारे अमाशय में। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम है हमारे मुख गुहा में और अग्नाशय में ये एंजाइम होता है। और लाइपेज भी अपने आप में एक एंजाइम है जो फैट को तोड़ता है, इमल्सिफाइड फैट को तोड़ने का काम ये लाइपेज करता है। ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे पाचक एंजाइम हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक की इकाई क्या है? छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा अपवर्तनांक की इकाई क्या है। जो अपवर्तनांक होता है वो वास्तव में अनुपात होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ये, और बट्टे में माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, इसका अनुपात होता है। तो ऊपर में आएगा मीटर पर सेकंड, यूनिट। जो प्रकाश की चाल है, चाल की जो इकाई होती है वो ऊपर में आप लिखेंगे और नीचे में भी आपको चाल ही लिखनी है तो यहां पर भी वही इकाई आप लिखेंगे। तो मान लीजिए मीटर पर सेकंड में चाल बता रहे हो तो ऊपर में प्रकाश की चाल के साथ मीटर पर सेकंड आएगा और नीचे में जो माध्यम प्रकाश की चाल है उसके लिए इकाई मीटर पर सेकंड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर हम जानते हैं दो समान भौतिक राशि का जो अनुपात होता है वो मात्रकहीन या फिर इकाईहीन होता है। कोई भी भौतिक राशि जो समान भौतिक राशि के अनुपात से प्राप्त हो रही है उसके पास कोई इकाई कोई मात्रक नहीं होगा। तो ये जो अपवर्तनांक है ये अपने आप एक भौतिक राशि है जो कि समान भौतिक राशि का अनुपात है। जो अनुपात हम लेते हैं वो तो समान भौतिक राशि का भी हो सकता है और असमान भौतिक राशि का भी हो सकता है। तो अपवर्तनांक समान भौतिक राशि का अनुपात है, ऊपर में भी चाल नीचे में भी चाल। ऐसे में इस वाले भौतिक राशि का कोई मात्रक अपना नहीं होगा तो इकाई रहित हम बोलेंगे। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मीटर क्यूब है ये तो आयतन का एसआई मात्रक है, वॉल्यूम का एसआई मात्रक है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका है? त्वरण का एसआई मात्रक है, एक्सेलरेशन का त्वरण का एसआई मात्रक है। वॉल्यूम ये आयतन का एसआई मात्रक है, मीटर क्यूब। और ये
आप बोल सकते हो स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड या फिर वेलोसिटी का एसआई मात्रक है चाल बोल दो या फिर वेग बोल दो, इसका एसआई मात्रक है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके डैश देता है। कार्बन के अपरूप आप जानते हैं हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। तो अपने सभी अपरूपों में कार्बन की जब अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन से, इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन में दहन करना, तो क्या प्राप्त होता है? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यही लाइन टेप दिया गया है आपके एग्जाम में, एएलपी सीबीटी 1 2024 में, है ना। ये जो लाइन है यहां से उठाया गया है, ये एनसीईआरटी का कटआउट है। तो ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश आपको मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ अभिक्रिया में आपको जलवाष्प भी मिल सकता है। ठीक, जलवाष्प भी मिल सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा एवं प्रकाश आपको मिलनी है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। देखो, जो अपरूप होते हैं वो कार्बन के ही शुद्ध रूप होते हैं। अपरूप में केवल कार्बन के ही एटम्स होते हैं, लेकिन जो कार्बन के यौगिक हैं उसमें कार्बन के अलावा भी अन्य प्रकार के एटम्स हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि जलाने पर ना कार्बन के अपरूप के साथ साथ जो अधिकांश कार्बन के यौगिक होते हैं, सारे नहीं, अपरूप के बारे में बोल रखा है कि सभी अपरूपों में, लेकिन जो कार्बन यौगिक है उसमें से अधिकांश जब हम उसकी अभिक्रिया भी करवाते हैं या फिर उसका भी हम दहन करवाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। जैसे कि यहां पर देखो ना, मीथेन, ये अपरूप नहीं है लेकिन कार्बन यौगिक है। जैसे ये अल्कोहल, ये अपरूप नहीं है लेकिन कार्बन यौगिक है, लेकिन जब हम इनका दहन करवाते हैं तो यहां भी ऊष्मा प्रकाश आपको प्राप्त होता है। और साथ में यहां पर देखो एक अभिक्रिया है पहली, ये कार्बन है। अब ये कार्बन जो है, कार्बन का यहां पर कोई भी अपरूप हो सकता है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। अभिक्रिया करवाया या फिर दहन करवाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ऊष्मा प्रकाश मिला, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। ये जो दूसरा और तीसरा है जिसमें कार्बन के यौगिक हैं जिनका दहन हो रहा है, यहां पर देखो जलवाष्प भी प्राप्त होता है। ये सारे के सारे जो अभिक्रिया है, इसे आप दहन अभिक्रिया भी बोल सकते हो। इसे आप क्या बोल सकते हो? दहन अभिक्रिया भी बोल सकते हो। दहन अभिक्रिया भी आप बोल सकते हो। और साथ में आप क्या बोल सकते हो? ये सारी की सारी जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। कंबशन रिएक्शन भी है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, ये तीनों के तीनों। ठीक, ये तीनों ही अभिक्रिया आपके लिए महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट कोई भी अभिक्रिया आपके एग्जाम में आ सकता है। हृदय परतों से ढका होता है। हृदय मेम्ब्रेन परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है उस पूरे हार्ट को कवर करने वाली जो है एक झिल्ली होती है। इनफैक्ट इसमें दो झिल्लियां होती है, मतलब दो लेयर वाली झिल्ली होती है। उस झिल्ली का नाम क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हमारे हार्ट को चारों तरफ से ढकने के लिए जो झिल्ली है उससे हम लोग पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक, और हमारे पास जो हार्ट है, हमारे पास जो हार्ट है उस हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? उस हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 4 कक्ष है हमारे हार्ट में, है ना। और जो पक्षी के हार्ट हैं उनमें भी, चाहे हम बात करते हैं मनुष्यों की, चाहे हम बात करते हैं बर्ड्स की, दोनों में जो है हार्ट जो है वो 4 चैम्बर वाले ही है। 4 चैम्बर का मतलब ये होता है कि हमारे पास 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स हैं, 2 अलिंद है और 2 निलय है ना। ऐसे 2 अलिंद है और 2 निलय है। ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे 4 चैम्बर्स होते हैं। बी राइट आंसर। और जो हमारा हृदय है वो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। एक वायुमंडलीय दाब डैश के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम लोग एक एटीएम लिखते हैं, किसके बराबर होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक एटीएम बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है।
मानवों में डैश के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न तभी होती है जब कंपन होता है, जब कंपन होता है, जब वाइब्रेशन होता है, जब वाइब्रेशन होता है, जब कंपन होता है। जो वस्तु कंपन करती है वही ध्वनि उत्पन्न करती है। तो हमारे गले में जो लैरिंग्स है उसमें होता है स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स जब कंपन करते हैं तब जाकर के साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे मुख से। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब इनमें वाइब्रेशंस होते हैं, है ना, जब इनमें वाइब्रेशंस होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, तब जाकर के हम बोल पाते हैं या फिर हम साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं। पृथ्वी पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन होता है। चंद्रमा पर मापे जाने पर इस वस्तु का भार कितना होगा? तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार होता है उसका 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना है? 60 न्यूटन है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना है? 60 न्यूटन है। चंद्रमा पर लेकर जाएंगे तो इसका भार 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का मान जितना पृथ्वी पर होता है उसका 1/6 होता है। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है सवाल में, और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको ये बनाना था। जैसे जैसे जी के मान में बदलाव होता है वैसे वैसे भार में भी बदलाव होता है। भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी लगाती है किसी वस्तु पर अपने केंद्र की ओर। 10 न्यूटन हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? जब किसी धातु के अयस्क को पृथ्वी के भूपर्पटी से प्राप्त किया जाता है तब उनमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती है जो अनवांटेड होती है, नहीं चाहिए होती है। जैसे कि मिट्टी है, जैसे कि रेत है, जैसे कि चूना है, ये सारे होते हैं। इन अशुद्धियों को हम लोग कहते हैं गैंग। इन अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं, है ना, गैंग कहते हैं। और इस गैंग को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग सांद्रण बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। और इस गैंग को हटाने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है इन अशुद्धियों के साथ या फिर गैंग के साथ, उसे हम लोग गालक बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, अयस्कों में मौजूद ये सारी जो अशुद्धियां होती उसे गैंग कहते हैं। इस गैंग को हटाने के लिए जो अलग से पदार्थ मिलाया जाता है उसे फ्लक्स बोलते हैं। और इस गैंग को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग सांद्रण बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। किसी भी समय कार की डैश चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। अगर आपके पास कार है, आपके पास बाइक है, तो आपके बाइक में या फिर कार में जो डिवाइस है जहां पर आप स्पीड देखते हैं उस डिवाइस का नाम है स्पीडोमीटर, है ना। स्पीड मापने का काम जो है स्पीडोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो कार या फिर बाइक में स्पीड बताने वाले डिवाइस को जो लगाया जाता है उसे हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। और जिसमें आप दूरी देखते हो वो होता है ओडोमीटर। अब ये जो स्पीडोमीटर है जिसमें आप स्पीड देख रहे हैं वो कौन सी स्पीड है? वो है तात्क्षणिक चाल, यानी जिस क्षण जो चाल है वो चाल आपको ये स्पीडोमीटर बताने का काम करता है। एवरेज स्पीड बताने का काम नहीं करता है, ये औसत चाल स्पीडोमीटर नहीं बताता है। किसी इंस्टेंट पे क्या स्पीड है, आप मान लो बाइक चला रहे हो, किस समय आप किस चाल से बाइक चला रहे हो वो चाल आपको दिखाई पड़ती है स्पीडोमीटर में। तो वो क्या होता है? तात्क्षणिक चाल होता है, यानी किसी क्षण स्पीड क्या है कार की या फिर बाइक की, वो स्पीड बताने का काम ये स्पीडोमीटर के द्वारा किया जाता है। और दूरी जो आप देखते हैं वो ओडोमीटर डिवाइस होता है। डिस्टेंस के लिए ओडोमीटर, डिस्टेंस बताने वाला जो डिवाइस होता है उसे हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं। 3 प्रतिरोधों 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम को संयोजन में किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका कुल प्रतिरोध 13 ओम हो जाए? तो अगर ऐसा सवाल आता है कि भाई किस प्रकार से जोड़ें कि समतुल्य इतना प्राप्त हो, तो इसके लिए आप ऑप्शन से जाएं, है ना, ऑप्शन के थ्रू आप बनाएं। पहला ऑप्शन है सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ें। तो आप सारे को श्रेणी क्रम में जोड़कर देखो, श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ते हो तो ये आपको 3 ओम प्लस 4 ओम 6 ओम, ये आपको मिल जाएगा 13 ओम, यानी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इन सारे को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो
इन तीनों का जो समतुल्य आएगा वो जो सबसे छोटा है इन तीनों में उससे भी छोटा आएगा, यानी कि 3 ओम से भी छोटा आएगा, तो ये तो पहले ही कट जाता। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारे को आप सीरीज में लगा दीजिए, आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 13 ओम मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के पर्याप्त रिक्त स्थान होता है? पदार्थ के कणों के पास पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, भरपूर मात्रा में रिक्त स्थान होता है। पानी के उबालने से क्या ऐसा पता चलता है? लोहे की कील का टूटना क्या इससे पता चलता है? अगरबत्ती का जलना क्या इससे पता चलता है? तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे गलत हो जाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना, नमक को आप घोलते हो पानी में, नमक घुल जाता है। चीनी को घोलते हो, चीनी घुल जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट है, ये भी पानी में घुल जाएगा, जो ये दिखाता है कि जो पानी है उनके कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है ना। पानी के कण है, इनके बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान है। जब आपने नमक को घोला तो नमक के कण जो है, ये जो रिक्त स्थान है इनके कणों में आकर के समावेशित हो जाते हैं। या फिर चीनी है, पोटेशियम परमैंगनेट है, तो इन सारे के जो कण होते हैं वो टूट करके इन रिक्त स्थानों में घुस जाते हैं और उसके बाद हमें वो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है या फिर ये जो घटना है, ये हमें बताता है कि हाँ, पदार्थ के कणों के पास पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? पुरुषों के अंदर शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु पुरुषों के ही अंदर बनते हैं। शुक्राणु पुरुषों के ही अंदर बनते हैं। शुक्राणु के पास पूंछ होता है, जिसके हेल्प से शुक्राणु जो है वो तैरते हुए महिला के बॉडी में योनि से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाता है। तो पुरुषों के अंदर एक स्क्रोटम होता है, जिसमें 2 टेस्टिस होते हैं। तो एक अंडकोश होता है, इसी को हम लोग वृषण कोश बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, जिसमें 2 टेस्टिस होते हैं और इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है, इसी में शुक्राणु जनन होता है, इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। अच्छा, ये जो टेस्टिस होते हैं, ये जो वृषण होते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर यानी पुरुष के बॉडी के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। इसके पीछे कारण ये है कि जो इस शुक्राणु को बनने के लिए जो तापमान चाहिए, इस शुक्राणु को बनने के लिए, इस स्पर्म को बनने के लिए जो तापमान चाहिए, वो हमारे बॉडी के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है। यही कारण है कि ये वृषण जो है स्क्रोटम के अंदर हमारे बॉडी के बाहर होता है, लिंग के नीचे लटका होता है। ठीक है। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी प्रजनन तंत्र का ही भाग है, नर प्रजनन तंत्र का ही भाग है। इस प्रोस्टेट ग्रंथि का काम होता है, ये जो शुक्राणु है इसके गतिशीलता को आसान करना, इसके गति को आसान करना, साथ में इसका जो है इसको पोषण प्रदान करना। तो नरिशमेंट हो गया और मोटिलिटी, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, पोषण प्रदान करना और इसके मोटिलिटी को, इसकी गति को आसान करना, इस प्रोस्टेट ग्रंथि का काम होता है। तो ये भी प्रजनन तंत्र का ही भाग है, जो नर प्रजनन तंत्र है उसका भाग है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति 10 सेकंड में 50 जूल कार्य करता है तो शक्ति का मान कितना होगा? आपको समय दिया गया है और आपको कार्य दिया गया है और आपसे क्या पूछ लिया गया है? पावर पूछ लिया गया है, शक्ति पूछ लिया गया है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है? पावर बराबर वर्क बाई टाइम हो जाएगा। वर्क है 50 जूल और समय है 10 सेकंड, तो 5 वाट आंसर हो जाएगा। 5 वाट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है? परमाणु द्रव्यमान को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट AMU में बताते थे। अब इसके स्थान पर यूनिफाइड मास का इस्तेमाल किया जाता है ना, यूनिफाइड मास, इस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है जिसका सिंबल U होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, तो 23 U आप लिख करके बताएंगे। पहले 23 AMU बताते थे, अब हम लोग AMU के स्थान पर U का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यूनिफाइड मास लिखते हैं। डैश विभाजन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। ये जो हाइड्रा है ना, इसमें होता है मूकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन। मूकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन, और इसमें ना पुनर्जनन भी होता है, इसमें पुनर्जनन द्वारा भी अलैंगिक प्रजनन होता है। जो स्पाइरोगैरा है इसमें होता है विखंडन, है ना,
विखंडन बोल दो या फिर खंडन बोल दो आप, जिसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं हिंदी में। तो जब एक स्पायरोगैरा जो ये हरा शैवाल है, जब स्पायरोगैरा अपने आप ही फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो वो टुकड़ों में टूट जाते हैं, और हर एक टुकड़ा कई सारे टुकड़ों में टूट जाते हैं मैच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद, और हर एक टुकड़ा नया स्पायरोगैरा बनाता है। ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट में मूकुलन होता है। ये जो ईस्ट है इसमें भी मूकुलन ही होता है। प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। ठीक, ईस्ट में मूकुलन बोलेंगे। अच्छा, ईस्ट जो है एक कोशिकीय कवक है। ये जो ईस्ट है ये क्या है? एक कोशिकीय कवक है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय कवक है, यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्पायरोगैरा जो है हरा शैवाल है। विराम अवस्था में प्रारंभ करके राजू अपनी साइकिल से 1 मिनट में 24 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। साइकिल का त्वरण कितना है? अब विराम अवस्था से बोल रखा है, यानी कि जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। 0 से चला था, बाद में कुछ समय के बाद जो उसका वेग है वो 24 मीटर पर सेकंड हो जाता है ना। ये समय कितना लगा? यहां से यहां वेग को आने में समय कितना लगा? 1 मिनट का समय लगा है, यानी कि 60 सेकंड का समय लगा है ना। 1 मिनट को हम लोगों ने SI मात्रक में कन्वर्ट कर दिया। अब आपसे त्वरण पूछा है, ए पूछा है, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टे में समय। वेग में परिवर्तन कितना हुआ? बाद में वेग 24 मीटर पर सेकंड हो चुका है, स्टार्टिंग में 0 था और समय लगा इसमें 60 सेकंड का। तो ये 24 बट्टे में 60 हो जाएगा, 12 से उड़ाते हैं, 2 बट्टे में 60 हो जाएगा, सॉरी 2 बट्टे में 5 हो जाएगा, 12 दूनी में 24, 12 पंचे 60। ये आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनता है? अम्ल और क्षार के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, और ये अपने आप में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि इसमें हीट जो है रिलीज होती है। जिस बर्तन में आप ये उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाएंगे वो बर्तन का तापमान जो है बढ़ जाएगा। डैश पादप हार्मोन नहीं है। इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये इथाइलिन है ना, एथिलीन या फिर इथाइलिन, C2H4 ये इथाइलिन है। ये गैसियस पादप हार्मोन है, ये गैसियस पादप हार्मोन है, गैसियस पादप हार्मोन है। ऑक्सिन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन है। जिबरलिन पादप हार्मोन है। स्कारिक एसिड कोई पादप हार्मोन नहीं है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन जो है कोशिका की लंबाई को बढ़ाने का काम करती है। ऑक्सिन हार्मोन जो है सेल इलोंगेशन यानी कोशिका का दीर्घीकरण करवाता है। इसी को बोल सकते हो कि कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है। जिबरलिन जो है तने की लंबाई को बढ़ाता है, और इथाइलिन जो फल वृक्ष पर अपने आप ही पक जाते हैं, इसमें इथाइलिन हार्मोन का रोल होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो आप इलेक्ट्रिक जनरेटर देखते हैं या फिर आप डायनेमो देखते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है। ये जो भौतिकी में एक घटना है, इसकी खोज किसने की थी? तो ये है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। एक चुंबकीय क्षेत्र में जब आप किसी चालक को गति कराते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप किसी चालक को गति कराते हैं, तो उसमें एक धारा जो है उत्पन्न होती है। उस धारा को हम लोग प्रेरित धारा बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और इस घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, जिसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। राइट, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वो जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? यह सवाल जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आने वाले टाइम में भी जरूर पूछा जाएगा। तो आयनों का आदान प्रदान होता है, इसके बारे में मैंने आपसे इससे पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया था अच्छे से। द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे बोलते हैं।
है ना। द्विव विस्थापन अभिक्रिया हम उसे बोलते हैं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल हम लोग किसको बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल हम लोग बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर के। जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर के, फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना और जाइलम का काम होता है मिट्टी से जो जल को अवशोषित किया जाता है उसको पत्तियों तक पहुंचाना। तो जल और खनिज इनका संवहन जाइलम के द्वारा होता है और जबकि भोजन का जो संवहन है वो फ्लोएम के द्वारा होता है और इन दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दृढ़ ऊतक मृत कोशिका होती है इसमें, इसका काम जो होता है मेनली यांत्रिक सहारा प्रदान करना होता है। नारियल के रेशे जो होते हैं ना, नारियल का जो छिलका होता है उसमें जो रेशे होते हैं वो कितना ज्यादा मजबूत होता है, नारियल की रस्सी जो है बहुत ज्यादा मजबूत होती है, दृढ़ ऊतक से वो रस्सी जो है बनी होती है। या फिर बोल दो नारियल के छिलके में जो रेशे आपको दिखाई पड़ते हैं इसी दृढ़ ऊतक का बना होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण मौजूद होती है, गलत हो जाएगा। स्थिति के कारण जो ऊर्जा मौजूद होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ना कि गतिज ऊर्जा। देखो गतिज ऊर्जा तो गति के कारण होती है, गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है, तो ये विकल्प जो है गलत है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसमें द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है, बिल्कुल गतिज ऊर्जा बढ़ेगी द्रव्यमान के साथ, सीधा संबंध है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग में वृद्धि के साथ बढ़ती है, बिल्कुल गतिज ऊर्जा समानुपाती है जो चाल है या फिर जो वेग है ना। चाल ही जो है इस फॉर्मूले में, ये जो v है ये चाल को ही दिखाता है ना कि वेग को, लेकिन वेग और चाल आपस में बराबर हो सकते हैं अगर सीधी रेखा में गति हो रही है तो अगर चाल बढ़ जाए तो गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर ये डबल हो जाए तो गतिज ऊर्जा जो है 4 टाइम्स हो जाती है। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसके गति के कारण मौजूद है, सही है। गलत चुनना था, ये हमारा राइट आंसर। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या है? 18 ग्राम पानी अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा? तो स्थिर अनुपात का जो नियम है ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, है ना। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। तो किसी यौगिक में जो तत्व मौजूद होते हैं अपने द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। किसी यौगिक में जो तत्व मौजूद होते हैं, किसी यौगिक में तत्व अपने द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे कि ये जल है, ये जो जल है इसमें आप अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे, चाहे आप इस जल को कहीं से भी प्राप्त कर लो, चाहे इस जल को किसी ने भी बनाया हो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसके मास का रेशियो, इन दोनों के मास का रेशियो 1:8 आएगा, है ना। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बोले तो 8:1 आएगा, 8:1 आएगा। अब 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा? कितना ग्राम भी पानी उठा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:8 मिलेगा। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का पूछे तो 8:1 मिलेगा, ठीक, 8:1 मिलेगा। इसी को आप क्या बोल सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके 16:2 बोल सकते हो, 16:2 बोल सकते हो। अगर 18 ग्राम पानी है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन, सी हमारा राइट आंसर मिलेगा, है ना। सिंपलेस्ट रेशियो क्या प्राप्त होगा आपको? 8:1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के केस में, है ना, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के केस में 1:8। सिंपलेस्ट रेशियो आपको यह प्राप्त होगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विविधता डैश है, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर। फॉर एग्जाम्पल मानव प्रजाति, मानव प्रजाति में देखते हो कि एक मानव से दूसरे मानव जो है थोड़े अलग होते हैं, है ना। तो मानवों के बीच में आपको अंतर दिखाई पड़ते हैं। देखो सबके पास 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक नाक है ना, बराबर उंगलियां हैं, बराबर हाथ है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से वो भिन्न होते हैं, उनमें अंतर होता है। तो ये वेरिएशन है। एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर, आपके और आपके भाई में भी अंतर है, आपके और आपके बहन में भी अंतर है, ये अंतर भी वेरिएशन है ना। आप अपने माता पिता से भी अलग दिखते हैं, अलग हैं, तो ये भी अंतर है, ये भी वेरिएशन है। तो जो भी वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं एक ही प्रजाति के भीतर, या फिर अपने ही भाई बहन के बीच, या फिर अपने माँ बाप
से जो हम डिफरेंट हैं, इसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। और इसी वेरिएशन के कारण जो है धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है। और ये जो वेरिएशन है ये हमें मेनली देखने को मिलते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे ज्यादा जो वेरिएशन है ये हमें लैंगिक प्रजनन के अंदर देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहां पर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 5 में। थैंक यू सो मच।